नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में चुनाव से पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार की, लालू यादव के पीएम मोदी पर तीखे हमले की, चुनाव आयोग को दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देश की, देखेंगे हरियाणा में क्यों विवादों में घिरा निकाय चुनाव, केजरीवाल के राज्यसभा में जाने पर सामने आई बड़ी अपडेट को, जानेंगे कैसे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे शिंदे, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसदों की अयोग्यता पर फैसले को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा दोषी सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में, न्यायिक समीक्षा से बताया परे। कांग्रेस ने राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का वीडियो किया शेयर, कांग्रेस सांसद ने स्थानीय लोगों युवाओं के साथ बुनकरों और महिलाओं से की मुलाकात, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले, बेरोजगारी और अग्निवीरों का मुद्दा आया सामने। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर चीन के फायदे के लिए काम करने का लगाया आरोप, चीन से व्यापार के आंकड़ों का दिया हवाला, ट्वीट कर लिखा मोदी हर मोर्चे पर है फेल। और भाषा विवाद के बीच तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, सभी बोर्ड में लागू होगा तेलुगु लैंग्वेज सब्जेक्ट। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से 8 महीने पहले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, लेकिन इस विस्तार से एनडीए के अंदर ही फूट पड़ गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो आखिर क्यों नीतीश कुमार को चुनाव से पहले करना पड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है। जिन 7 मंत्रियों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई, उसमें संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और विजय मंडल का नाम शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में वो अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता को जगह नहीं दिला पाए। सभी 7 मंत्री बीजेपी के कोटे से ही बनाए गए हैं। इसे लेकर जेडीयू के अंदर भी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, तो हम की तरफ से भी आंखें दिखाई जा रही हैं। विपक्ष ने तो खुलकर मोर्चा ही खोल दिया है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि पहले हम तो ये मानते थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर बीजेपी का विशेषाधिकार है। मंत्री, विभाग सभी कुछ बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बस टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों बीजेपी के सामने नतमस्तक है। बीजेपी ने उन पर कब्जा कर रखा है या ईडी, सीबीआई और आईटी के डर से नीतीश कुमार मात्र मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बीजेपी ने उनका विशेषाधिकार हनन करके कब्जा किया हुआ है। तो आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, इसके नेता सत्ता के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल से इस्तीफा ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के अंदर दबाव की राजनीति चल रही है, अंदर खाने खेल चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार दबाव में दिखाई दिए तो विपक्ष के आगे बीजेपी भी दबाव में दिखाई दे रही है। पीएम मोदी बीते दिनों भागलपुर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो साल में 300 दिन मखाना खाते हैं, और अब पीएम के बयान पर आरजेडी चीफ लालू यादव ने तीखा हमला किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने भागलपुर की रैली में कहा था कि वो साल में 300 दिन मखाना खाते हैं। इस पर तंज कसते हुए लालू यादव ने कहा कि इस बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है, अगली बार वो 350 दिन बिहारी भुंजा खाएंगे। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा, अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाने खाने की बात कही है, अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2 से 4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। बता दें कि बिहार दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में मखाने का जिक्र किया था। पीएम ने अपने संबोधन में कहा था, आपका मखाना आज देश ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। मैं 365 दिन में 300 दिन जरूर मखाना खाता हूँ।
बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो चुनाव में किसी तरह की धांधली भी नहीं हो, इसे लेकर भी उसकी नजरें पहले से ही टिकी हुई हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं। मामला वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी के आरोपों का है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से चुनाव आयोग की निष्पक्षता गंभीर सवालों से घिर गई है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है, उस पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप लगा रहा है और अब विपक्ष की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा निर्देश दिया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया जाए कि वो जल्द से जल्द 2009 से 2024 तक महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में आयोजित लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची जारी करे। सुरजेवाला ने बताया कि महाराष्ट्र में मतदाताओं को जोड़ने और हटाने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पहले ही जवाब मांगा था, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि पिछले साल मई और अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची में लगभग 48 लाख मतदाता जोड़े गए थे। सुरजेवाला ने कहा कि आयोग की प्रतिक्रिया को देखते हुए मैंने 29 दिसंबर को मतदान सूची डेटा के गहन विश्लेषण के लिए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उस पर काम नहीं हुआ। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। इस पर सुरजेवाला की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें ये कहने में 2 महीने लग गए कि अब हम जवाब देंगे। 2 महीने में उन्होंने कहा कि हम जवाब देने में और वक्त लेंगे। अगर उनकी समझ में यथाशीघ्र का मतलब यही है तो ये एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा जैसा हो सकता है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 2009 की सूची निकालना, इससे जुड़ी जानकारियां निकालना इतना आसान नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 3 महीने का वक्त मांगा है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 महीने के अंदर फैसला करने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और। उन्होंने कहा कि जब सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर पर है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है, इसमें क्या लॉजिस्टिक चुनौती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दे दिए हैं, तो इस बीच हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया है। राज्य चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि इस बार ईवीएम से ही वोटिंग होगी, लेकिन बिना वीवीपैट के। इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर फिर विवाद छिड़ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव में इस बार वोटिंग तो ईवीएम से ही होगी, लेकिन वोटर्स ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट उसी प्रत्याशी को मिला है जिसे उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि इस चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन नहीं लगी होगी। ऐसे में वोटर को वोट डालने के बाद 7 सेकंड तक नजर आने वाली स्लिप नहीं दिखने वाली। मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि वीवीपैट नहीं लगाने की पीछे की वजह यह है कि आयोग जिन ईवीएम पर निकाय चुनाव में वोटिंग करा रहा है उसमें वीवीपैट मशीनें लग ही नहीं सकती, और इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को भी बता दिया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप लगने लगे हैं। दरअसल ईवीएम में वीवीपैट लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ा था। वीवीपैट मशीनों का सबसे पहला इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी ईवीएम मशीनों में इस तरह का सिस्टम लगाने का आदेश दिया था। और अब जब चुनाव आयोग पहले से भी ज्यादा गंभीर आरोपों से घिरा हुआ है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर आयोग की निष्पक्षता तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ईवीएम से ही चुनाव के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट के वोटों में मिलान तक की मांग की गई। इन हालात में चुनाव आयोग का यह कदम वीवीपैट के बिना ईवीएम से चुनाव करवाने का फैसला गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में एक बार फिर विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के 19 जिलों के 41 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि हरियाणा कांग्रेस द्वारा पिछले दिनों ही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हरियाणा में 2 मार्च को होने वाले निकाय चुनाव ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से करवाए जाने की मांग की गई थी। और इसके अलावा हरियाणा में SC/ST रिजर्वेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने कहा था कि हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है? क्या ये फैसला लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर सवाल नहीं उठाता?
अब सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है? तो सवाल दिल्ली में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठ रहे हैं कि अब केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। ये तो पहले से ही साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली आतिशी के हवाले कर खुद देश में आप के विस्तार पर अपनी ताकत लगाएंगे और अब ये खबर सामने आ रही है कि केजरीवाल अब पंजाब से राज्यसभा जाएंगे। आपकी तरफ से इसके संकेत भी दिए गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा सदस्य बनेंगे। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से ही शुरू हो गई थी। पहले आपकी तरफ से इसे लेकर कहा जा रहा था कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब जो संकेत पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं उसमें साफ हो गया है कि पंजाब से आपके सांसद संजीव अरोड़ा अपनी सीट से इस्तीफा देंगे। संजीव अरोड़ा को भगवंत मान अपनी सरकार में मंत्री बना सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें लुधियाना सीट से उपचुनाव भी लड़ाया जाएगा। लुधियाना पश्चिम सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आपकी तरफ से संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम सीट पर उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया है। संजीव अरोड़ा विधानसभा सीट जीतने के बाद राज्यसभा सीट खाली कर देंगे। उसके बाद बड़े आराम से अरविंद केजरीवाल इस सीट से राज्यसभा चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार भी नहीं उतारा जाएगा। पंजाब कांग्रेस की तरफ से तो लगातार इस तरह का दावा किया जा रहा था कि केजरीवाल अब पंजाब को अपनी सियासत का केंद्र बनाने वाले हैं। एक तरफ केजरीवाल के संसद जाने के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपकी तरफ से इस तरह की खबरों को अभी भी खारिज किया जा रहा है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि लुधियाना सीट पर आपकी तरफ से सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में संजीव अरोड़ा को उतारा जा रहा है, जबकि केजरीवाल को राज्यसभा जाने को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत है। भले ही आपकी तरफ से अभी केजरीवाल के राज्यसभा में जाने की तस्वीर साफ नहीं की जा रही हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किलों में तो इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी घिरते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़ी फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने MMRDA के सीनियर अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ये शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं विपक्ष भी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के अंदर खटपट की खबरों के बीच शिंदे को बड़ा झटका लगा है। मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य से जुड़ी फ्रांसीसी इंजीनियरिंग कंपनी सिस्ट्रा ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA के सीनियर अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कंपनी ने फ्रांसीसी दूतावास के जरिए ये शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए ये MMRDA का काम शिंदे के अधीन था। अब भी वही शहरी विकास विभाग को संभाल रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी के आरोपों के सामने आने के बाद शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिंदे सरकार के घोटाले अब सामने आ रहे हैं। विपक्ष ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। अब इस मामले की तूल पकड़ने के बाद शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र में ये मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब फडणवीस और शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। शिंदे की नाराजगी काफी चर्चा में है। ऐसे में शिंदे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले उनसे CM पद छीना गया, उसके बाद उन्हें मनपसंद विभाग भी नहीं मिला, जिसके बाद से वो महायुति में अलग थलग पड़ गई और अब वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई दे रही हैं और अब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शिंदे अब अपने पद से इस्तीफा देंगे। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सामने लगातार चुनौतियां आती जा रही हैं, तो इस बार सियासी दलों के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव चुनौती भरा रहने वाला है। बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होना है, तो पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में। इसीलिए राज्य की मुख्य पार्टियों ने इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार भी सत्ताधारी TMC का मुकाबला बीजेपी और CPM के गठबंधन से होना तय माना जा रहा है। चुनाव को लेकर अब कांग्रेस और CPM के बीच गठबंधन की चर्चा भी चल रही है। तो कैसे पश्चिम बंगाल में बदलती दिख रही है तस्वीरें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और वाम दल पूरी ताकत से मैदान में उतरने को तैयार है। बीजेपी राज्य में लगातार चुनाव हार रही है, तो TMC भी इस बार मुश्किल में दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस और वाम दल दोनों के पास अपनी खोई जमीन हासिल करने का मौका है। CPM ने विधानसभा चुनावों तक राज्य में अपने तेज तर्रार नेता मोहम्मद सलीम के नेतृत्व को जारी रखने का फैसला किया। CPM 1977 से 2011 तक लगातार 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही और अब एक बार फिर पार्टी तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। CPM के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने कहा कि ना तो भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस का विकल्प हो सकती है
और न ही तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विकल्प हो सकती है। करात ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की योजना पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत में हिंदू कट्टरवाद का केंद्र बनाने की है और इसलिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने पश्चिम बंगाल का हाल ही में 10 दिन का दौरा भी किया था। सीपीएम के तेवर से साफ है कि वो टीएमसी और बीजेपी दोनों को कोई मौका नहीं देगी। दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत लगाने को तैयार है। चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन भी तय माना जा रहा है और इस बार इस गठबंधन का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोषी सांसदों को क्यों न आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाए। इसके ऊपर केंद्र सरकार ने आपत्ति की है और कहा है कि इसका अधिकार तो प्रतिबंध करने का या नहीं करने का तो संसद के पास में ही है। सही भी बात है। और दोषी तो तब तक ही रहेगा बंदा जब तक कि वॉशिंग मशीन में नहीं उतर जाता। वॉशिंग मशीन के बाद तो सब कुछ चमाचम हो जाता है और जितने भी दाग होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।